તો બજારની વાતમાં આપનું સ્વાગત છે. હું નીરજ કંસારા આપની સાથે જોડાયો છું અને આજે આપણી સાથે બજાર પર વાત કરવા इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब जुड़ाए गया है. सुनील सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. और सर, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, देखिए बाजार में हमने आरबीआई के रेट कट के बाद और सीआरआर के एक सरप्राइज कट के बाद हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल गई है. जो 25,000 की हम बात कर रहे थे वो तो हमने अचीव कर लिया है. लेकिन सर, यहाँ से अभी बाजार के लिए कौन कौन से फैक्टर्स बनते रहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो टैरिफ वॉर के रिलेटेड जो हमें अभी भी अपडेट आ रही है उसके अंदर और भी ये जो पॉज है वो थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है. ईरान और इसराइल के बीच वापस थोड़े टेंशन शुरू हो जाएंगे, ऐसे कुछ कुछ हमें संकेत मिल रहे हैं, इंडिकेटर्स मिल रहे हैं. सर, इन सब के बीच में आप कहाँ खास नज़र रखे हुए हैं? हाँ, मेरी नजर रहेगी इंडिया की बीटीए यूएस के साथ साइनिंग के ऊपर. मैं समझता हूँ कि बहुत बातचीत हो चुका है. दोनों तरफ ट्रेड डेलीगेशंस, हमारे यहाँ तरफ से उधर, उधर से यहाँ, ये सब बातचीत हो चुकी है. तो मेरे ख्याल में जुलाई 9 जब 90 डे पॉज खत्म होती है उसके पहले भारत और यूएस का एक एटलीस्ट फेज 1 बीटीए का साइनिंग अनाउंस होगा. और इसके लिए मेरा मानना है कि यहाँ पे कौन से सेक्टर्स विनर होंगे, कौन से थोड़ी लूजर्स होंगे, ये कहना मुश्किल है. मगर मार्केट के लिए वही एक नेक्स्ट ट्रिगर आप पूछ रहे थे, वही ट्रिगर होगी जो, क्योंकि जो सेक्टर्स उधर पॉजिटिव में आते हैं नेचुरली वहां पे आपको बहुत तेजी देखने को मिलेगी. सबसे बड़ा ट्रिगर है वो वाला. दूसरी ट्रिगर जैसे अपना ईरान और इसराइल के बीच में अगर कोई वॉर और अमेरिका भी उसमें शामिल होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट पे उतर नहीं होगा, मगर राउंड अबाउट वे में होगा. क्योंकि ईरान के फैसिलिटीज पे कोई भी अटैक हुआ तो तेल का दाम बढ़ सकता है, क्योंकि ईरान एक की सप्लायर ऑफ क्रूड है. तो उसके कारण अगर तेल की दाम आज 65-66 के आसपास है, तो अगर वो 70 से ऊपर जाती है तो वो एक रिस्क फैक्टर बनता है इंडिया, क्योंकि हम 80% प्लस हमारा क्रूड ऑयल का रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करते हैं. और तीसरी जो मैं कहूंगा कि जैसे आपने भी जिक्र किया, अर्निंग सीजन तो खत्म हो गया, मगर अब बस एक ही महीने में अगला अर्निंग सीजन का रिजल्ट शुरू होगा, जुलाई 10. तो ये अप्रैल में, जून में जो समर के टाइम होते हैं, कंजम्पशन की नंबर्स कैसे निकली और उसके आंकड़े कैसे हैं, क्या आउटलुक है कंजम्पशन सेक्टर के लिए, ये इन अर्निंग सीजन में आपको शायद दिखेंगे. और उसके हिसाब से ये जो रेट कट और उसका जो माहौल में ये सब शेयर्स में रैली हुआ है, क्या वो सस्टेनेबल होगा कि नहीं, ये अर्निंग सीजन ही हमें बताएगा. जी सर. सर, दूसरी चीज़ आपसे ये भी समझनी थी, खास करके कि जो हमने पोल के अंदर भी देखा है कि एफपीआई के फ़्लो है, एफआईआईएस का फ़्लो है, वो थोड़ा अभी बहुत हमें स्टेबल होते हुए दिख रहा है. दूसरी ओर हम चाइना का भी एक एग्जांपल देख रहे हैं कि जहाँ पर पिछले 1-2 महीनों के अंदर बहुत अच्छा एफआईआईएस फ़्लो वहाँ पर गया हुआ है. एक तरफ अमेरिका के अंदर खास करके थोड़ी सी टेंशन बढ़ी है, वो जो डेट सीलिंग है उसको लेकर. क्या लगता है ये सब चीज़ के बीच में जो एफआईआईएस का फ़्लो है, जो एफआईआईएस का पैसा है, वो भारत में लगातार आता रहेगा? आपका क्या राय बन रही है इसके ऊपर? में यस, क्योंकि एक ट्रिगर जो चाहिए था उनको, आरबीआई का जो पॉलिसी है वो एफआईएस के लिए भी बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के लिए वो पॉजिटिव था, जो ऑलमोस्ट 30-35% ऑफ द लार्ज कैप इंडेक्स है. तो वो एक उनके लिए इंडिया पॉजिटिव. सेकंड, आपने कहा चीन पे पैसा जा रहा है, मगर चीन पे तो जाता ही रहेगा, उसमें इंडिया से नहीं जा रहा है वो पैसा, वो अमेरिका से जो बाहर आ रहा है. क्योंकि ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इमर्जिंग मार्केट की फ्लोस बढ़ेगी और उसमें चाइना को भी एक हक मिलेगा और हमारा भी हक बनता है. तीसरी बात है कि आप ग्रोथ के नंबर्स देखें तो आईएमएफ ने वर्ल्ड की ग्रोथ को डाउनग्रेड किया है, बट फिर भी इंडिया का स्टेटस के फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर नेशन इन द वर्ल्ड वो कायम है. तो नेचुरली ग्रोथ कैपिटल आपको इंडिया की ओर आते हुए आप जरूर देख सकेंगे. और इसका जैसे फॉरेनर्स के लिए, एफआईआई के लिए भी बीटीए का साइनिंग एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही एक टेंशन है, और क्या इंडिया बीटीए को अपनी तरफ मोड़ सकती है एक पॉजिटिव तरीके से. तो उस हिसाब से एफआईआई की फ्लोस और तेजी बढ़ सकती है. मगर उसके अलावा भी मैं समझता हूं कि जो भी रिस्क फैक्टर्स थे, अर्निंग सीजन और आरबीआई की रेट पॉलिसी, दोनों अभी पीछे हट गए. तो एफआईआई के लिए क्लियर पाथ है. और तेल का दाम, मैंने अभी बताया कि अगर ईरान इसराइल वॉर के कारण कोई तेल के दाम में बढ़त आती है तो शॉर्ट टर्म एफआईएस थोड़ा सावधान रहेंगे, मगर ग्रोथ के एफआईएस जरूर वापस आएंगे. मेरा पॉजिटिव आउटलुक है कि एफआईएस जरूर इस क्वार्टर में आपको तेजी से वापस हमारे मार्केट में निवेश करेंगे. क्योंकि अमेरिका में निवेश करना अब उतना उनको अच्छा नहीं है, क्योंकि एक क्रेडिट का डाउनग्रेड हुआ, सेकंड उधर स्लो डाउन भी दिख रही है ग्रोथ की. तो फेड की रेट कट की पॉजिटिविटीज को डिपेंड होगा कि कितना लिक्विडिटी और बाहर आ सकता है.
એટલે જુઓ ખાસ કરીને અહીંયાથી એફઆઈએસનો ફ્લો એક યથાવત રહે એવી એક અપેક્ષા બનતી દેખાઈ રહી છે એટલે એના પર એક ખાસ ધ્યાન રાખતા રહીશું સર आप जो बार बार एक इंडिया यूएस बीटीए का जो मेंशन कर रहे हैं सर उसके रिलेटेड भी आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि देखिए ये एक्सपेक्टेशन थी जिस तरीके से इनिशियल हमें स्टेटमेंट यूएस की तरफ से इंडिया की तरफ से आते हुए देखे कि सबसे पहले जो देश होगा वो इंडिया हो सकता है अमेरिका के साथ बीटीए साइन करने के लिए लेकिन हमने वहाँ पर भी देखा कि चाइना ने थोड़ी लीड ले ली थी अभी भी वहाँ पर थोड़ी वापस वियना के बाद जिनीवा के अंदर उनके बायोलेटरल ट्रेड के टॉक्स हुए हैं लेकिन जो दूसरे अभी टॉक्स हुए उसके अंदर से कुछ ऐसा फ्रूटफुल आते हुए नहीं दिखा है अभी भी चाइना के ऊपर 55% जितना टैरिफ लगा है क्या आपको लगता है कि यहाँ पर अभी भी भारत के पास इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर अगर हम अच्छी तरीके से नेगोशिएट कर पाए तो वो जो चाइना +1 वाला जो हम हमेशा बात करते रहते थे वो एक बार और हमें साकार होते हुए दिख सकता है? उतना आसान नहीं है क्योंकि देखिए हमारे लिए बीटीए अमेरिका के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के लिए इंडिया के साथ बीटीए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उनकी जो टोटल 1.2 ट्रिलियन डॉलर की डेफिसिट है उसमें वो 3 ट्रिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं तो चीन का उधर 500 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है हमारा 50 बिलियन है तो चीन कई गुना हमसे 10 गुना करीब ज्यादा उनका ट्रेड है अमेरिका के साथ तो अमेरिका के लिए चीन बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां पे ही उनका ध्यान होगा इंडिया के लिए अमेरिका इंपॉर्टेंट है मगर जैसे मैंने कहा अमेरिका के लिए इंडिया एक छोटी देश है चाइना +1 की बात किया वो एक लंबा 5-10 साल की बात है जहां पे जो चीज अभी चीन में मैन्युफैक्चर होती है वो धीरे धीरे इंडिया को शिफ्ट हो सकता है इसका ओवरनाइट आप इम्पैक्ट नहीं देख सकते बिकॉज हमारे पास लेबर है मगर हमारे पास वो स्किल नहीं है हमारे पास वो एडवांस टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास अभी भी फिजिकल सिचुएशन इंफ्रास्ट्रक्चर चीन जैसा हमारे पास उतना बेहतरीन इंफ्रा नहीं है खर्चा बहुत किया है मगर अभी भी सफर बहुत लंबा है तो चाइना +1 एक मकसद है एक गोल है जो हम अल्टीमेटली अचीव करने की कोशिश करेंगे मगर वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स में इंडिया का 2% का शेयर है चीन का 13% का है तो ये चाइना +1 हमारे लिए जो भी बनता है या 2 से अगर 3 बने तो हमारे लिए 50% इंक्रीज इन शेयर ऑफ फोर्स एक्सपोर्ट्स पर चीन के लिए 13 से 12 जाना कुछ नहीं है तो डेफिनेटली चाइना +1 इस बीटीए के अंदर फोकस में होगा क्योंकि हमारी लेबर स्ट्रेंथ को हम एडवांटेज उठाना चाहेंगे और वही हमारी नेगोशिएटिंग टैक्टिक होगी मगर ये समझे कि हम चीन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सभी एंटायर प्रोडक्ट की वैल्यू चेन में ये गलत होगा क्योंकि हम बहुत दूर है चीन के खिलाफ अगर कंपेयर करें जैसे मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एआई टेक्नोलॉजी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये सब में हम चीन से बहुत दूर है पर ये मकसद रख के हमें आगे बढ़ना है और उसी से मैं बीटीएम में समझता हूं कि हमारी लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल सॉफ्टवेयर लेदर इन चीजों की जेम्स एंड ज्वेलरी इन चीजों के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है तो बीटीए के अंदर हम उसी पे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में एक लो एंड मैन्युफैक्चरिंग ही अभी इंडिया में शिफ्ट हो सके जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं बहुत बड़ा सक्सेस है एप्पल और सैमसंग की फोन्स मगर वहां पे क्या है असेंबली एंड फाइनल फिनिशिंग है इंडिया में हो रहा है बल्क सेमीकंडक्टर तो इंडिया में अभी नहीं बनता है तो ये सब चीज है कि हमारी एक लॉन्ग टर्म दिशा में चीन +1 को हम रख के आगे चलेंगे जरूर मगर शॉर्ट टर्म में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम चीन से कुछ छीन सकेंगे फ्रॉम दी बीटीए वर्सेस अमेरिका अमेरिका के साथ बीटीए में खास क्या होगी क्या हमारी लेबर ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग को कुछ उधर राहत मिल सकती है टैरिफ और सेकंड बात है क्या हम अमेरिका से क्या खरीदेंगे चाहे वो तेल हो या फिर अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट हो तो ट्रेड की नेगोशिएशन दोनों तरफा होती है ना तो हमारा रिलेशनशिप विद अमेरिका कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम चाइना है तो चाइना से जरूर वो गठबंधन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर अगर चाइना ने ऑलरेडी देखिए रेयर अर्थ का उन्होंने सप्लाई स्टॉप किया ऐसे धमकी दे रहे हैं वो तो डेफिनेटली चीन हमारे से बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए और वो नेचुरली वहां पे सॉल्यूशन जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे क्योंकि नहीं तो वो इन्फ्लेशन यूएस के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ सकता है मगर इंडिया भी इंपॉर्टेंट है मीडियम टर्म में पॉलिटिकली भी इंडिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अमेरिका के साथ अलाइन करेंगे क्वाड के अंदर हम ऑलरेडी है तो ओवरऑल एक अच्छी रिलेशनशिप है उभरती हुई इंडिया और अमेरिका का मगर वो चीन अमेरिका का रिलेशनशिप उसका संबंध नहीं है वो अलग चीज है
थोड़ी बहुत जगह में जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो या फार्मा की एपीआईज में हो, चीन और हम सेम तरह की प्रोडक्ट्स बेचते हैं अमेरिका को। मगर चीन का जो एक्सपोजर अमेरिका में है वो बहुत बहुत वाइड है और हम उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा, वो 7, 8, 9, 10 गुना हमसे ज्यादा है जो उनकी एक्सपोर्ट्स है अमेरिका को। तो चीन को रहने दीजिए, चीन के साथ बातचीत उनकी चलती रहेगी, हम उससे कुछ कंपैरिजन न करेंगे तो बेहतर होगा। जी। हमारी अलग है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग है। जैसे कहा मैंने, लेबर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज को हमें सपोर्ट दिलवाना है इस बीडीए જી. के जरिए। એટલે જો ખાસ કરીને આ એક વ્યૂ અહીંયાથી બનતો દેખાઈ રહ્યો છે, એટલે આ ટ્રેડ ડીલ ભારત માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પરંતુ ચાઇનાને સબસ્ટિટ્યૂટ કરવું અત્યારે આપણને લાંબા ગાળા માટે એક થોડુંક વધારે પડતું કહેવાશે, એટલે એના પર એક फोकस રાખીશું। सुनील सर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, तो एक નાનકડો વિરામ લઈએ અને વિરામ બાદ આપણે સેક્ટર સ્પેસિફિક ચર્ચાને ખાસ કરીને આગળ વધારીશું। સ્વાગત એક નાનકડા વિરામ બાદ આપનું આ ખાસ રજૂઆતમાં આપણી સાથે અત્યારે સુनील सुब्रमण्यम सर जोड़ाયેલા છે। सुनील सर, एक चीज़ ये भी जाननी थी आपसे कि ये जो मार्केट डेवलपमेंट अभी हमें आरबीआई से होते हुए दिख रहा है, या तो एक अर्निंग सीजन एक जो ख़त्म होते हुए दिख रहा है, ये सबके बाद अभी आप कहाँ पर एक निवेश के मौके तलाश रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर बाज़ार एक कंसोलिडेशन के मूड में है, सेक्टर चर्निंग भी हो रहा है, तो कहाँ पर आपकी नज़र बनी हुई है? देखिए, मेरा थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू लेने का टाइम आ गया क्योंकि जो खबर थी आरबीआई रेट कट के बारे में वो आ चुकी है। तो मार्केट में होता है कि बाय ऑन द एक्सपेक्टेशन, सेल ऑन द फैक्ट, राइट। तो तब एक्सपेक्टेशन आरबीआई की रेट कट थी और उससे भी बेहतर आरबीआई ने डिलीवर कर दिया। तो नेचुरली जो रैली आपको एक बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, रेट सेंसिटिव्स में बन रहा था, ये सब वो फ्यूचर पॉजिटिव को डिस्काउंट करके आज वैल्यूएशन बढ़ गई है। तो अब डेटा डिपेंडेंट होगा कि जैसे मैंने कहा, जुलाई के अर्निंग सीजन में कैसे इनका एक्चुअल नंबर्स इस समर सीजन में सेल्स, एसी एयर कंडीशनर्स का, ड्यूरेबल्स का कैसे हुआ, ये देखने की जरूरत है। सेकेंड चीज यहाँ पे देखने की जरूरत है कि बैंक्स ये रेट कट को कैसे पास ऑन कर रहे हैं। अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि डिपॉजिट पे उन्होंने कट किया, तो क्या डिपॉजिट अक्रीशन पे इंपैक्ट आ सकता है। एट द सेम टाइम वो निम को, नेट इंटरेस्ट मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर लेंडिंग रेट्स कम कराना है तो थोड़ा बहुत डिपॉजिट रेट को भी कम करें। आरबीआई गवर्नर ने भी कहा कि ऑलरेडी उन्होंने करीबन 27 बेसिस पॉइंट्स का डिपॉजिट्स में रेट कट पास ऑन किया, पहले वाला। अब ये वाला जो रेट कट दिया है 50 बेसिस पॉइंट्स का, उसमें कितना पास ऑन होता है। तो उसमें हमें बैंक्स को स्टडी करना होगा कि कौन सी बैंक लीड ले रही है यहाँ पर कट करके, क्या डिपॉजिट्स की सिचुएशन में बदलाव आ सकते हैं। तो अब हमें ये न्यूज़ को, आरबीआई रेट कट का कैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स इंप्लीमेंट कर रही है, ये वेट एंड वॉच का समय है अभी, क्योंकि वो खरीदने का समय हो गया। तो मेरा अभी कॉन्ट्रा बेट में कहूंगा, क्योंकि देखिए अब 6 महीने की बात करें तो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स कौन सी रहे, शायद वहां पे। और मेरे लिए बैंकिंग अभी भी एक दिलचस्प है, मगर मैं पीएसयू बैंक्स पे थोड़ा अभी ध्यान शिफ्ट करूंगा, क्योंकि ये कंजम्पशन की जो रैली हो रही है उसके कारण नंबर्स भी अच्छे आ गए, तो नेचुरली आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ती हुई दिखेगी। और आपको कॉर्पोरेट, स्मॉल मीडियम कॉर्पोरेट लेंडिंग में पीएसयू बैंक्स प्राइवेट से आगे होते हैं। तो अब तक मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक को फेवर कर रहा था और वैल्यूएशंस भी उधर, जैसे अर्निंग्स सीजन में भी उनके नंबर अच्छा आए और आउटलुक भी अच्छा था, वहाँ एक रैली हो गई है। मगर अभी पीएसयू बैंक का एक कैचअप रैली होगा, क्योंकि अगले साल 1.5 साल का आउटलुक रख के ये एक अच्छा मौका होगा पीएसयू बैंक को खरीदने। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि रियलिटी में पूरा जो गुड न्यूज़ है वो अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ कैसे वो अपना इसको ये कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ईएमआई को कम करा के एक अफोर्डेबल हाउसिंग में क्या ग्रोथ दिख सकती है। ये बात के ऊपर मुझे देखना पड़ेगा कि क्या वो डिमांड। सो अभी मैं अपना फोकस को शिफ्ट करूंगा कि ग्राउंड लेवल डेटा में क्या रेट कट का असर ग्राउंड लेवल में दिखना शुरू हुआ है, तभी मैं वापस इनमें खरीदारी शुरू करूंगा। तो कॉन्ट्राबेट के अंदर मुझे आईटी अच्छी लगती है, और इसका रीजन है सिंपल सी कि 6 महीने में वो आईटी सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है ब्रॉड इंडेक्स को और लार्ज कैप्स को। जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि एफआईएस की वापसी मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं, तो जब उनकी वापसी होगी तो जरूर मुझे आईटी में एक बाइंग सपोर्ट उनकी तरफ से दिख रही है। तो मेरे लिए आईटी, स्पेशली इवन स्मॉल कैप एंड मिड कैप आईटी में ये एआई रिलेटेड कंसल्टिंग का मुझे फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रा बेट है,
क्योंकि ओवरऑल मार्केट में उतना पार्टिसिपेंट्स का इतना पॉजिटिव नहीं है, मगर मेरा मानना है कि बाय ऑन डिप्स જી मैं आईटी में अभी शुरू करूंगा। એટલે જુઓ ખાસ કરીને પીએસયુ બેંક આઈટી આ બધા થોડા કોન્ટ્રા બેટ લેવાનો હવે સમય પાકી ગયો છે એટલે એ બધા सेक्टर पर તમારે અહીંયાથી ખાસ કરીને नज़र रखवी જોઈએ। सुनील सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और ये मार्केट के ऊपर इंटरेस्टिंग इंसाइट हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए सर थैंक यू वेरी मच। તો એ સાથે જ આ રજૂઆતમાં બસ આટલું જ, પરંતુ વધુ અપડેટ માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર। નમસ્કાર।